मेरा झोला कहाँ है? मेरा झोला नहीं आया झोला। हमको लगा ये तो गोरखपुर में आके गोरखपुर के सांसद का मीम जो कैसे मेरा नहीं, उंगली ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर ऐसे उंगली घुमा देता है। जिसने आपका हाथ पकड़ा था ना तो आया पान खाने, तो कह रहा फोटो तो खींच नहीं पाई, काली फोटो आ गई है। मैंने कहा फिर जाइए रिक्वेस्ट करिए फिर खींच जाएगी। कह रहा अरे गोरखपुर में उनके भाव बढ़ गए हैं। नहीं लेकिन वो सही कह रहा हूँ। एक मिनट आयुष, वो सर वो किस्सा क्या है वो बताइए एक बार एक्सप्लेन करके। तो हम लोग आज खूब पैदल घूमे। विजय चौक है। हाँ, विजय चौक से हम लोग बाल विहार होते हुए नौका विहार तक गए, फिर वापस आ रहे थे। तो रास्ते में बिल्कुल होटल के पास ही पान की दुकान, तो इन लोगों को च्युइंगम खरीदनी थी, हमें पानी भी लेना था। तो हुआ कि रुक जाते हैं। तो रुके तो एक भाई थोड़ी देर में आया और बिल्कुल पास आके बोला हम आपको पहचान गए हैं। तो हमको ये दावा दिलचस्प लगता है जब कोई कहता है, क्योंकि हम अभी तक नहीं पहचान पाए अपने आप को। तो और फिर उसने ऐसे हाथ पकड़ा और बढ़िया पर्सनालिटी तगड़ी थी, पल्ले चलने लगा। तो हमारे सब साथी लोग चौकन्ने हो गए एकदम। तो हमने पूछा कहाँ? बोले नहीं इधर आओ, इधर फोटो खिंचवानी है आपके साथ। अरे मैंने कहा पहले हाथ छोड़िए। तो हमने कहा क्या आप कोई ठेकेदारी वगैरह करते हैं क्या? बोला नहीं, आप बोला नहीं सेफ हैं। तो हमको लगा कि कह रहे हैं कि वो ठेकेदारी नहीं करते या करते भी हैं, तो मैं मतलब सौरभ तुम सेफ हो। हमने कहा अच्छा हम सेफ हैं। बोले हाँ हम बेकरी में काम करते हैं। नहीं समझे? वो शेफ थे। हाँ वो बोले आप बोले नहीं सेफ हैं। तो हमको लगा कह रहा है कि हम ठेकेदार हैं नहीं है, वो मतलब नहीं तुम सेफ हो हमारे साथ। तो उसके बाद फिर वो जाके नाराज हुए, फोटो खिंचा के फिर आया पान खाने। वो फोटो देख रहा तो खिंचाई, जो कह रहा है क्या खींची फोटो काली आ गई। मैंने कहा जाओ अभी तो आ गई हैं फिर खिंचा लो। कह रहा है अब नाराज है, गोरखपुर में ना भाव बढ़ गए इनके बहुत। मैंने कहा हाँ हो सकता है। इतना तगड़ा सब शो हुआ, इतना प्यार मिला लोगों का, मजा आ रहा है। और आज गुरु हम लोगों ने खाई वो जहरीली वाली चाउमीन, समझे, जो ऐसे खूब कलर के बनती है, अजीनोमोटो पड़ता है, खूब सारा सोया सॉस पड़ता है। कलर उसी से आता है ना सोया सॉस से। मैं नहीं करता, रंग देख के इतना रक्ताब वो था ना, वो सूरज की लाली बाजी एकदम बढ़िया। और फिर उस पे उनने बुरका दी धनिया जी, धनिया चाउमीन पर धनिया। हमको इतना अच्छा लगा, इतना वेजिटेरियन सा फील आया। आप देख रहे हैं हम सच्चे हैं, बिल्कुल हम वेजिटेरियन की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे देश में आजकल ये पॉलिटिक्स चल रही है, एकदम नॉनवेज के खिलाफ एक युद्ध सा छेड़ दिया गया है ना। यहाँ नॉनवेज नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा है। तो धनिया वाला प्रकरण तो हम तो देख के ऐसे ही खुश हो गए गुरु, है ना, एकदम चाउमीन पे धनिया। हमको लगा कि गुरु गोरख के ही नगरी में हो सकता है। तो फिर उसके बाद अमन आया। अमन कहाँ है? वही से सो गया क्या? वो जो माइकल जार्डन बने ना दोनों। अमन नहीं आ रहा है आजकल। हाँ? चैन में। ओहो। आप सेफ हैं। तो उसके बाद अमन ने उसमें मोमोज वाली लाल चटनी ले आया और पलट दी पूरी। तो फिर भी लग रहा था अभी कब जहरीली हुई है। फिर वो हरा वाला जो केचप होता है, फिर वो गाड़ दिया गया बिल्कुल एकदम जहर। फिर वो खाई गुरु, इतना अच्छा लगा। इतने महीनों बरसों बाद वो खाई थी, पत्ता गोभी अलग और सब। तो वहां पे एक है बेवफा चाय, 4 डब्बू पिए, मजा आ गया आज। चाय अच्छी थी उसकी। चाय पूरा नहीं बता रहे हैं, पर वो जो उबला अंडा लाया था उस पर नमक ज्यादा बुरका दिया, धनिया। हम लोग जो वो खाए थे शाम को, बड़गूंजा क्या था वो? भुजा। हाँ वो भुजा बढ़िया था। उसके साथ हरी चटनी और हरी ऐसी कुटी हुई सी मिर्च,
भूजा खाते हुए आए ज्वेलरी वगैरह वी सब डाल पार्क के से दिया यहाँ है ज्वेलरी वगैरह सब डाल के दिया था। ज्वेलरी जोनरी मतलब जिसको जो ज्वेलरी। कॉर्नफ्लेक्स जो कहते हैं, उसको ज्वेलरी बोलते जोनरी मतलब हम ज्वेलरी है उबलने में नहीं भूजा जोनरी उसको नहीं बोलते हैं, वो खेत में होता है ना मक्का, तो उसको जोनरी बोलते हैं। जोनरी का खेत है, मतलब वो अरे यार तुम्हारा वाला अलग होगा, हम बनारस में जोनरी सुने रहे तो हम बता दिए हैं। और क्या किए रहे, आज तो अड्डा ही हुआ है, अड्डे की कहानी तो सुना है, अद्भुत अड्डा हुआ। आज पहला अड्डा हुआ है मित्रों, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कि एक सेशन को बीच में ही रोकना पड़ा। पहले एक चेतावनी देनी पड़ी। पॉलिटिकल सेशन जो होता है वो नेता लोग बुरी तरह झगड़ रहे थे, मंच पे भी, सामने समर्थक भी। तो एक बार टोका कि मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये वो बोले नहीं हम बैठ रहे हैं। तो हमने चलो एक मौका, और वो फिर बुरी तरह झगड़ने लगे और हमको लगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी, मतलब लगभग हिंसक घटने को थे। तो फिर उस पॉलिटिकल सेशन को बंद कर दिया गया और आम पब्लिक इससे बड़ी खुश हुई। मतलब आम पब्लिक ये अरे हम लोग तो लल्लू सुनने और अपनी सुनाने आए, इनको क्यों आप इनको बुला लिए? तो तुरंत बोले हाँ इनको जाने दीजिए। आम पब्लिक खुश हुई और उसमें जो लोग मतलब सेशन में जो नेता बैठे थे उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। उनको लगा कि अरे यार टीवी डिबेट में था तो ऐसा बहुत बोलते हैं कि हाँ हम बंद कर देंगे, ये कर देंगे। वाकई जब उनको ऐसा हो गया, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन उड़ गए, अरे तो बंद कर दिया यार, सच में भगा दिया हमको। नहीं भगाया नहीं, वो चूंकि हम क्यों भगाए भाई, हमने किसी को बुलाया, लेकिन जिस तरीके से वो सब झगड़ रहे थे, एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रहे थे स्टेज पे। हाँ स्टेज पे बुरी तरह से वो लड़ रहे हैं, सुन ही नहीं रहे कोई किसी का, शोर मच रहा है। कॉपीराइट कर दे। हेलो 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 हाँ गौरव, सर के कमरे में है। कुछ नहीं गलती से लग गया। अरे सुनो, गौरव जी का कौन था? एक हुए थे गुरु गोरख और एक हुए हैं गुरु गौरव। अरे इनको बुलाओ, गौरव जी कहाँ रहे हैं? तो बढ़िया रहा शो, लेकिन वहाँ पे जो परफॉर्मेंस की जिन लोगों ने शुरुआती सेशन में, बढ़िया अच्छा क्या होता है। हमको राजनीतिक फिल्म याद आ रही थी सर, वो नहीं होता है एकदम, वहाँ पे अर्जुन रामपाल वाला एक सीन आता है। अर्जुन रामपाल कुछ सभा में भाषण दे रहा होता है, तो भगवा झंडे वाले होते हैं, फिर अजय देवगन की एंट्री होती है, ढोल नगाड़ा बजाती हुई सूरज तो ऐसे अलग थे, वो लाल टोपी वाले अलग, ऐसे ये बीजेपी वाले अलग, यहाँ पे सपा वाले अलग, तो अलग अलग समझ में आ रहा था। वो एनर्जी जो थी ना वहाँ की। लेकिन मेन भैया तो सौरभ भैया, जब इनकी एंट्री होती है वो पूरा सीन ऐसा था कि यहाँ से पीछे से आते हैं ऐसे एकदम साउथ वाला फील आ रहा था, साउथ का हीरो एंट्री हुई और यहाँ पे लड़कों ने नारे लगाना चालू कर दिया, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे बिल्कुल एकदम जेएनयू वाले स्टाइल में ऐसा करके ऐसा हाथ लगा हमारा नेता कैसा हो, ये भी लगा था हमारा नेता कैसा हो। बताइए यार, आपको नेता की तरह देखते हैं लोग? प्यार है। आयुष जी फोटो तो आपकी भी है हमारे पास। उसमें सर जब पॉलिटिकल वाला सेशन स्टार्ट हो रहा था, वहां पे सर सही खेल गए कि जिस भी गेस्ट को बुला रहे हैं तो उसके जो समर्थक थे वो हुटिंग कर रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं। अब मेरे को पता लग रहा है कौन सी पार्टी का कहाँ बैठा है बंदा। आइडेंटिफाई हो गई ना जनता। लेकिन एनर्जी में रेटिंग में देने में तो गोरखपुर को सबसे ज्यादा बेस्ट शो आई मस्ट से, है ना। अब तक का सबसे अच्छा शो गोरखपुर का हुआ है, डिस्पाइट दैट अनफॉर्चुनेट सेशन की उसमें बात नहीं हो पाई, लेकिन लोगों का उत्साह, प्यार, है ना, और संख्या की दृष्टि से भी ऑडियंस रिटेंशन, जो ऑडियंस आखिरी तक कितने लोग बैठे रहे। 2 बजे शुरू हुआ, 6:30-7 तक चला। हाँ 4 घंटे तक बैठे रहना शो। और इस वाले अड्डे में तो मतलब इतिहास भी हुआ है, साक्षात प्रभु ने वहाँ गाना सुनाया है। वो हमने रिकॉर्ड किया है, वो हम इसमें अटैच कर दें यार, वहाँ लाइव परफॉर्मेंस। अरे वो अड्डे का आइटम अड्डे पे रहने दो। अच्छा यहाँ तो वो अलग से अरे नहीं यार, ऐसा कैसे यार? हमसे तुम सुन लो पॉलिटिकल किस्सा, हम तुमको 2 सुना देते हैं अभी मौके पे। और वो अच्छा सुनाया था आपने, संपादक टू संपादक। हाँ, shut up, you are the crammer of history and he is the creator of history. Just sit down. ये फिराक गोरखपुरी का बड़ा मशहूर किस्सा है। और आज सोनल का भी पहला एक्सपीरियंस था। हाँ, ये सोनल है, हमारी साथी है, ऑर्डिनरी
ये जो हमारी टीम है उसका हिस्सा है सोनल। और अगर आप सोनल की वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ऑर्डिनरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डाल देना याद से। हाँ वरना अरे खुदा सोनल हाफिज़। का एक वो पंच बड़ा अच्छा था, मतलब एक बंदा मिमिक्री तो कर रहा था। अभी क्या हम लोगों ने किया है कि हम लोग अपनी टीम के मेंबर्स को, खासतौर पे ऑर्डिनरी के मेंबर्स को ये जो एक्सपोजर मिले इवेंट्स का, बड़े इवेंट्स का, और किस तरह से जो लोग हैं उनको हैंडल करना होता है वो सब, तो आगरा वाले शो में प्रतीक्षा आई थी और आगरा के बाद अब ये हुआ है। जी जी। तो यहाँ पे सोनल आई है। कैसा रहा आपका अनुभव बताइए? पहला अनुभव था आपका इस तरह के इवेंट का? हाँ, बताइए कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत मजा आया मुझे। स्टार्टिंग के सेशंस मैंने मॉडरेट किए थे और ऐसा तरुण जी का कहना है कि मैंने उसमें उस मोमेंट पे अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए एक बहुत अच्छा पंच किया। वो पंच आप ही बता दीजिए। हमें अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ? कैसे तारीफ करूं? अब मैं क्या ही बताऊं, मैं कितनी तारीफ करूं। वो पंच ये था कि एक बंदा बहुत पहले ही था, वो विशाल नाम था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो स्टेज पर आया, पहले उसने बहुत बेकार सी एक दो मिमिक्री की, फिर उसने योगी आदित्यनाथ की मिमिक्री की, बहुत सही मिमिक किया, बहुत सही। मतलब सच में अगर कोई वहां नहीं मौजूद हो और सिर्फ आवाज से सुने तो यही लगेगा कि वो योगी आदित्यनाथ की है। और आज क्योंकि मैं व्हाइट ड्रेस में थी वहां, तो मैंने सीरियसली उसको बस इसलिए सुना कि मुझे वाकई डर लग रहा था कि वो मेरी तरफ देख के ना अमित शाह की मिमिक करके बोले ए सफेद कपड़ा, अरे वो सफेद कपड़ा और यहाँ ध्यान दो। तो बस उस डर से, तो जैसे ही वो स्टेज से उतरा तो मैंने जाके ये वाली बात की, तो गोरखपुर की जनता बड़ी खुश हो गई कि ओ दीदी कितनी सही यहाँ बात पे हम है। रेफरेंस के लिए तुम्हारी वो कटआउट हाँ, लगा वो देंगे वाली यार, फोटो। सफेद कपड़े वाली। हाँ। आयुष जी, इतनी एडिटिंग नहीं आती हमसे। ये व्लॉग मैं एडिट करता हूँ, मुझे इतना नहीं आता है। मुझे तो वो सिखाया कैंची लगा के यहाँ एक ब्लॉग छोटा कर दो इसको। ये सब लोग काम बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे ये डाल दे रहे हैं। अभी कोई कह रहा था इसका चंक कटेगा। अरे यार नहीं वो क्या ब्लॉग का चंक कटेगा? नहीं वो ये कह रहा था। छोटे विंडो में वो वाला लगा भी देना मिमिक्री, छोटे विंडो में मिमिक्री का भी टीजर लगा देना। अच्छा, उससे एक भी थोड़ा मिनट, सा 3 कैमरे थे, किसका लगवाए? मिक्सिंग कर लो, तीनों दे देना फिर। अरे वो मिक्सिंग तीनों डंप दे दो उसको। आयुष हम करेंगे तो बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे चुप चुप पुराने- के राजपाल यादव वाला हाल हो गया, जूता पॉलिश मुझे आता है, कपड़ा मैं दूंगा। इतने दिनों बाद सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, गौरव को भी यहाँ होना चाहिए। अरे फिलहाल गोरखपुरी वाला जब किस्सा आप सुना रहे थे तो मुझे एक किस्सा याद आया, निराला और नेहरू वाला। वो आपको शायद पता होगा, हाँ सर, लेकिन वो बहुत मजेदार। बड़े मजेदार किस्सा है। इलाहाबाद में नेहरू जी का भाषण था, जवाहरलाल नेहरू का, और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के बहुत प्रमुख कवि थे, और निराला भी इलाहाबाद में रहते थे। और निराला मतलब उनकी आदत जो थी वो ये थी कि मतलब एक अलग अर्थों में अंश हेमिंगवे की तरह थे, कुश्ती वुश्ती लड़ना, वर्जिश करना, अखाड़े में जाके, मतलब हिंदी का बहुत बड़ा कवि। 502 और उसका ये था कि अखाड़े में जाके पूरा कुश्ती वुश्ती करता था, दंड वंड मारे, पूरा रियाज पानी मारता था। तो नेहरू ऊपर भाषण दे रहे हैं मंच में, और आगे एकदम पंक्ति में निराला बैठे हुए थे। अखाड़े से आए एकदम, अखाड़े से आए थे, नीचे गमछा वमछा पहने थे, ऊपर एकदम बेयर बॉडी, उघारे, तेल लगा, मिट्टी तेल और मिट्टी सनी हुई, और चेहरे वेहरे में मिट्टी, और वैसे ही बैठे थे। निराला ऐसे ही बैठे थे जैसे गांधी जी की अक्सर एक फोटो होती है ना, टेढ़ा पैर करके सीधे बैठे, वैसे ही करके। और निराला का शरीर देखिए तो, चेहरा एकदम दाढ़ी वाढ़ी, एकदम शरीर एकदम भारी भरकम गठीला टाइप का। तो नेहरू जी ऊपर मंच से भाषण दे रहे थे। तो नेहरू जी ने कहा, एक कहानी सुनाई उनको, मतलब सम्मान वमान काफी दे दिया गया था और काफी माला पढ़ानी। नेहरू जी ने कहानी सुनाई, कहा कि एक राजा था और राजा के 2 बेटे थे। एक बेटा मूर्ख था और दूसरा बेटा चतुर था। तो राजा ने कहा कि राजा जो होता है वो मूर्ख होता है, इसलिए मेरा मूर्ख बेटा जो है वो शासक बनेगा, वो इस देश पे राज करेगा, मेरे राज पे राज करेगा। लेकिन जो चतुर होता है वो कवि होता है, इसलिए मेरा जो चतुर बेटा है वो कवि बनेगा। ये कहते हुए नेहरू मन से उतरे, अपनी इस गले में जितनी सारी माला थी उन्होंने उठा के निराला के पैर कर दी, पूरी माला अपने निराला के पैर कर दी। ये कह के तुरंत मन से उतर गए। ये हमें एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर ने किस्सा सुनाया। अच्छा, उनको उनके सीनियर ने सुनाया था।
तो जो जिन IAS ने सुनाया वो ही इज इन हिज 60s, और जब वो अपने 20s 30s में थे तो उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने किस्सा सुनाया कि वो चंडीगढ़ में तब नई नई राजधानी बन रही थी वो, तो नेहरू अचानक से पहुंच गए। और कैसे पहुंच गए, उनको जाना था पंजाब। अच्छा। दिल्ली से उड़ान भरी तो तब इतने लंबी उड़ान एक बार में नहीं हो पाती थी, तो चंडीगढ़ रुके, फ्यूलिंग वगैरह होनी थी, तो उसमें आधा पौन घंटे का समय था और तब ये सब पूरा बन रहा था। तो ये सेक्रेटरीट वगैरह चंडीगढ़ का बन रहा। चंडीगढ़ एक नया शहर था, आधुनिक शहर, चूँकि विभाजन के बाद पंजाब के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, तो उस हिसाब से चंडीगढ़ को एक राजधानी के तौर पे बनाया जा रहा था। तो एक IAS ऑफिसर यंग और शंटिंग पोस्टिंग उसकी चल रही है, तो अपने चैम्बर में बैठा है और मेज पे पांव धरे जूतों समेत, और एक कोई नॉवेल पढ़ रहा था किसी राइटर का। तो नेहरू गए और अच्छा उसकी पीठ ऐसे घूमा हुआ था हल्का सा, तो पीठ दरवाजे की तरफ थी और उसको नहीं पता कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं क्या। नेहरू गए उसमें दाखिल हुए और नेहरू देखते रहे क्या पढ़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ खड़ा, तो उसने देखा एकदम नेहरू थे, तो वो एकदम से चौंक गया और उसको लगा ये पता नहीं क्या बोलेंगे। और नेहरू ने उससे कुछ नहीं कहा कि तुम मेज पे पाँव क्यों धरे हो, तुम ऑफिस आ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। नेहरू उससे उस राइटर के बारे में 5-10 मिनट बात करते रहे। ओह दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेलो, दिस दैट, हैव यू रेड दिस वर्क ऑफ दिस फेलो, ये वो करके ऐसे 8-10 मिनट में पढ़ते रहे। ठीक, चले गए फिर वो। तो उसने फिर पता किया नेहरू अचानक कैसे आ गए, तो पता लगा साहब ये इनको पंजाब जाना था, यहाँ लैंड किया, फ्यूलिंग होनी थी, फिर पता चला कि वेदर खराब है, नहीं जा सकते, तो वापस लौटना था, तो ये सचिवालय काम देखने चले आए। तो उसको लगा चलो ठीक है, आ गया हो गया। उसके 1-1.5 बरस बाद वो जो IAS ऑफिसर थे वो हिसार में जो यूनिवर्सिटी थी उसमें कुछ रजिस्ट्रार वगैरह हो गए। अच्छा। फिर एक VCs की कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में। इस यूनिवर्सिटी के जो VC थे वो छुट्टी पर थे, तो रजिस्ट्रार एक्टिंग VC थे, तो इनको जाना पड़ा। तो फिर एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में सब बैठे, तो नेहरू आए, सबसे मिले और इनके पास आए, इससे पहले इंट्रोड्यूस करें, इन्होंने कहा अरे यार तुम उस राइटर की एक किताब में तुम्हें बताना भूल गया था, वो भी पढ़ लेना। दिस इज आफ्टर 1.5 years। सो यस, व्हेन देयर इज अ पॉलिटिशियन, उनकी खूब आलोचना हो सकती है, वो नहीं भी चाहिए, लेकिन उस पॉलिटिशियन को सिर्फ जो व्हाट्सएप पर आप लोगों को चीज़ें दिखाई जाती हैं, तस्वीरें, उसके आधार पर नहीं आंकना चाहिए। नेहरू की आलोचना भी करनी है अगर, तो भी नेहरू को पढ़िए, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी आप उनकी आलोचना भी कर पाएंगे। नेहरू ने बहुत गलतियां भी की हैं, पर विद्वान व्यक्ति थे, मतलब जेल में बैठ के नेहरू ने जिस तरह की किताबें लिखी हैं, फैंटास्टिक बुक्स, और जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए शुरुआती दौर में, क्योंकि वो ना आप अभी देखो होता क्या हाइंडसाइड में हम लोग आज के कंटेक्स्ट में देखते हैं। आप समझो देश 47 में आज़ाद हुआ, यूरोप के देशों को ब्रिटिश समेत लग रहा था कि इंडिया तो फेल होगा ही एज अ स्टेट, और किसी को यकीन ही नहीं था कि स्टेट के तौर पे हम पनप पाएंगे। हम आज़ाद हुए, हमने आज़ाद होते ही ये फैसला किया कि हम हर व्यक्ति को मताधिकार देंगे। आज़ादी के पहले हर व्यक्ति को वोटिंग राइट नहीं था, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो। वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप देखो 1951 में जो चुनाव होते हैं, ये एवरी सिंगल फेलो जिसको कुछ भी नहीं पता वोट के बारे में, उसको भी वोटिंग राइट दिया गया। ये कितना बड़ा गैम्बल था इनसे। और उसके बाद इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बगल में आप देखो, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का संविधान नेहरू के मरने के 10 साल बाद होता है ना। जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में पाकिस्तान में फाइनली संविधान बन पाया, और उसमें भी वो बना और फिर उनको फांसी दे दी गई कुछ ही बरस के बाद। तो क्या ले आए झोले में? अरे ये पारुल जी ने गाजर का हलवा भेजा, दया जी ने रसगुल्ले टाइप कोई मिठाई भेजी। अरे भाई, ये आपके लिए आया? आपके लिए है सर, इसमें आपकी डायरी है, तो मैंने अच्छा, ये एक मित्र आए थे, ये बुके लेके आए थे। वो मेरी है। अच्छा तुम्हारी?
ये अब इनको मिल गई है, इस पे चाशनी लग गई है, एक टिश्यू या टॉवल गीला करके उसको पोंछ लो। मुझे नहीं पता किसने इसमें रख दिया था, मैंने भी देखा। कोई बात नहीं। इसमें क्या है? इसमें दया जी मिठाई लेके आए थे। दया सागर, हाँ, वो कितना सुंदर गाना है, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हो। किसने लिखा है? साहिर? मतलब मैं कवि का नाम थोड़ा नहीं गुनगुना के सुनाइए ना। तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अरे यार दोनों बेटे खा रहे हैं सामने। अरे यार बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे आप गाना कर गाइए ना, खा रहे हैं हम, खाने पूरा के लिए। झूठा कर दो। अरे जूठा कर दिमाग खाइएगा। अरे फूड ब्लॉग हो गया तो। अरे नहीं, अच्छा नहीं है, मत खाइए, ठंडा है। कोई बात नहीं। मैं खा लूंगा, छोड़ नहीं दीजिए। नहीं, संपादक, कम से कम संपादकों की इज्जत किया करो। गौरव जी आपकी इतनी तारीफ हुई है अभी, और हैं? खुद तुम तो आपने खुद मिस हो। कर दिया युवा मिस मोर्चा कर वाले दिया? ऐसे ही हैं। तारीफ। अरे इसमें एक चीज थोड़ी सी अलग है कुछ। क्या अलग है? बादाम भी डाला हुआ टेस्ट है। करके बताते हैं। इन बादाम के अतिरिक्त भी कुछ अलग है। खोआ टाइप है, खोआ भी डलता है उसमें, अतिरिक्त खोल के कुछ और होगा। अमितेश हम्म। तो अरे व्लॉग शूट हो रहा है यार। अरे ब्लॉग तो खाना जरूरी है। वो भी गाजर का ये आधा ले लीजिए। ये क्या होता है? हमारे जो लल्लन टॉप युवा मोर्चा के उप सह सचिव और नगर मंत्री हैं गौरव, इनके बैचमेट्स आए थे आज मिलने, तो वो ये मिठाई लेके आए थे। और दूसरे झोले में क्या था? अरे मगर वाला काला जामुन है क्या? हैं? मगर का मगहर का, जहाँ पे कबीर दास जी ने अंतिम सांस ली थी। आयुष ये लो, अरे यार ये कैमरे में घुस के खाएंगे, ऐसा ऐसा कैमरा ऊपर कर रहा है। कितना मजा आता था शादी ब्याह में जो बनता था ये वाला, और इसमें बीच में किशमिश होती थी, है काला जाम और बीच में किशमिश। अरे अभी हम कहाँ तो थे। अरे हमारे उरई में यार, तुम चाची के रसगुल्ले नहीं खा पाए ना? हमने आज जो चाची के नहीं खा लड्डू पाए। खाए वो भी बड़े अच्छे थे ना। अरे आयुष, गणेश के वो देखो, गोरखपुर आओ ठीक है, तो अन्नपूर्णा अगर जाओ तो उसके बाहर दही बड़े मत खाना, ओवररेटेड है। समोसा भी मत खाना। समोसा खाना हो तो लखनऊ चले जाना और शर्मा जी के खा लेना, और बन मक्खन में दबा के भी खा सकते हो। इमरती ठीक है अन्नपूर्णा की, और लखनऊ में मोती महल की इमरती महा खराब है, ठीक है। और अभी गोरखपुर लौट आते हैं फिर से। अभी चूंकि हम कल लखनऊ थे, आज गोरखपुर है। गोरखपुर में गणेश की मिठाई की दुकान है, और गणेश चौक के पास ही, मतलब चौराहे का नाम भी वही है। मिठाई और जो फॉन्ट है गणेश जिससे लिखा हुआ है वो भी बहुत सुंदर है। उसमें जो ड़ा है, तो ड़ा का जो शेप है वो बिल्कुल मोदक का शेप है, बहुत सुंदर शेप है। हमको बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो लिपियों के साथ रचनात्मकता बरतते हुए अभिव्यक्ति को एक अतिरिक्त स्तर देते हैं। और गणेश के मोतीचूर के लड्डू अच्छे थे। हाँ। चिक्की भी अच्छी थी, क्योंकि चिक्की के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां चिपकी हुई थी, और कहाँ यहाँ पे? हाँ, और उनको खाते हुए वो टेस्ट आ रहा था गुलाब का, वो केमिकली प्रोसेस नहीं थी, वो बिल्कुल ताजी सूखी गुलाब की पंखुड़ियां। तुम यार खा ही लो, तुम्हारा यार ये लोग सब निपटाए दे रहे हैं, वहाँ देखिए ये सब खत्म हुआ जा रहा है यहाँ लड्डू पे। भी बहुत मुंह में घुल जा रहा था और एकदम अच्छा घी का टेस्ट आया। अच्छी मिठाई तो ऐसी है जैसे औरैया में रमाकांत की बालूशाही। मतलब अच्छी मिठाई का मतलब है, बशर्ते क्रंची होना उसका अनिवार्य गुण ना हो, तो अच्छी मिठाई का मतलब है कि जो जीभ की ऊष्मा है उससे वो अपनी खाल छोड़ना शुरू कर दे। अच्छी मिठाई तो वो होती है। जैसे शाही टुकड़ा है, तो शाही टुकड़ा तो बिल्कुल आपकी जीभ के पोरों पर ऐसे पिघल के गिरे जैसे वो धर्मवीर भारती का निबंध था ना, ठेले पर हिमालय। अब आपको टॉपिक चेंज कर लेना चाहिए। क्यों? मुंह में पानी आ जाता है फिर भी, लेकिन जिस तरीके से सर बता रहे हैं। आप थे कहाँ भाई साहब?
क्या अब थे कहाँ इतनी मैं देर? यहीं था। बहुत बढ़िया। बढ़िया क्या है? एक साथी और भी था। एक साथी और भी था। कैसा है वो, कैसा है? वो बहुत टेस्टी है। अरे गणेश जी का उनका मैसेज आया था मेरे पास। गणेश जी का हम देखिए लोग सर, जो एकदम दुकान चलाते फूड हैं, ब्लॉग की तरह। उनका कि आप आइए हमारे जो है, हम सौरभ जी के बहुत बड़े फैन हैं, हम मिलना चाहते हैं वो। और उसके 10 मिनट बाद ही हम लोग दुकान पे पहुंच गए। वो तो मिले नहीं। हाँ, तो मैंने बता दिया उनको कि हम लोग पहुंच गए, आपके यहाँ लड्डू भी खा लिया। उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट हमें दे दीजिएगा, हम लड्डू आपको खिलाना चाहते हैं। हमने तो आपके यहाँ आ गए। फिर क्या, अभी मैसेज उनका रिप्लाई कुछ नहीं है। सर अच्छा है नहीं है गुलाब जामुन। मौसा कह रहे हैं बोझल जा रहा है ब्लॉग, इसलिए मौसा गाना सुनाएंगे और हम क्लोज अरे नहीं ये अच्छा सर, क्या बोले थे? कुछ नहीं बोले। अरे क्या बोले थे? बताओ। कुछ बोले थे? क्या अगले अड्डे का अनाउंस कर रहे थे, बरेली वाला? नहीं वो नहीं बरेली कब है सर? अरे वो आपका अरे कब है बोले सुनना। आप गाने के बाद बता देंगे, कोई बात नहीं। अरे गाना याद करना तो उसको बाद में तो गाना भी याद है ना। भोजपुरी में गाइए ना। हाँ बताओ कौन सा गाना बोलो। अरे मुझे क्या पता अब? तुम बताओ। अरे हमें क्या पता? अब तुम्हारे बारे में तो मशहूर है, तो तुम कान में सर पे साफा बांध के और कान में ईयरफोन लगा के बाइक चलाते हो। और नहीं, तुम ये सब गलत चीजें कौन आपको बताती? मैं कभी ईयरफोन लगा के बाइक आज तक चलाया ही नहीं। हाँ, कभी नहीं। ये तो गलत इल्जाम। वो बाइक चलाने के बाद ईयरफोन लगा के रूमी दरवाजे के सामने फोटो खिंचवाता है। ईयरफोन लगा के नहीं खिंचवा, ईयरफोन नहीं यूज करता सर। फोटोशॉप कर दिया, फोटोशॉप। सर पे साफा बांधते हो कि नहीं बच्चों? हाँ, सर पे साफा बांधते हो, हेलमेट एकदम सेट हो जाता है वो। यार तुम लोग हमको इतना चलवाने के बाद इतना ग्रीसी खिलवा दियो। किसने चलवाया सर? तुमने क्यों ऐसे कसम दे दी थी हमको? अरे हम लोग बहुत बढ़िया वॉक किए हैं आज जो है क्या बढ़िया गोरखपुर तालाब का भोपाल और की झील। तालाब नहीं है, ताल है। गोरखपुर का रामगढ़ ताल। तालाब और ताल में क्या अंतर होता है? तालाब वो थोड़ा सा वो वाला फील आता है। क्या होता है? तालाब मतलब जैसे गांव में ऐसे तालाब होता है। ताल वो होती तलैया। ताल ऐसे वो जैसे भोपाल का ताल है। नहीं, तुम ऐसे बता रहे हो गांव में तालाब होता है। अच्छा, तालाब को पता है, अरे शहर आ गया, हमारा नाम बदल जाएगा। एक सेकंड, वो ये पता है क्या था? तुलसीदास लिख गए हैं। लिख गए नहीं, देखिए लिख गए। तुलसीदास जी ने लिखा है, लिख दिया तुलसीदास जी है। ने लिखा है। लिख दिया है। क्या लिखा है? लिख दिया है। बता तालाब का। हाँ बस सम्मान एक बढ़िया गीत गाना गाया। हाँ और भाई देखो ऐसा है, बहुत आप लोगों के हौसले के दम पर ललन टॉप यूपी शुरू किया गया है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, जो कमियां हों उसके लिए सिद्धांत और आयुष को जिम्मेदार ठहराइए, और ब्लॉग देखते रहिए और गीत सुनिए। हाँ तुम अब हो गया मेरा, तुम गुनगुना लो तुम। नहीं, हम तो ताल और तालाब कर रहे थे सर, आप बताइए। यार मोनेटाइज करोगे कि नहीं करोगे? अरे वो सब देख लेंगे, तुम डालो तो सही। कोई दिक्कत नहीं है। पता है चाहिए कि देखना अपने हिसाब से, मेरे को नहीं पता। मुझे वो गाना याद आ गया, वो सदमा फिल्म। अरे सुनिए वो वाला गाना सुनाइए ना। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अरे यार क्या गाना, क्या है ना, फरमाइश बहुत की सही है। गाना है। अपनी शादी और ऐसे ये सौरभ की वाला, फरमाइश आई है। या फिर वो वाला सुनाओ, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, है ना। शुरू करते हैं। या फिर साजन साजन तेरी दुल्हन। हाँ ये भी अच्छा है, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको। किसी आया है मेरा शहजादा। कौन सा? नहीं, वो रिंगटोन रहती थी पूर्वांचल वगैरह में। यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस ले आए तुम। ज्यादा मतलब तुम ज्यादा ही डीप चले गए। हाँ कौन सा ये सुनाओगे? ट्रोलिंग का सेशन चल रहा था। या वो वाला साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। नहीं आजा दूसरा है, ये दूसरा है। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। तेरी दुल्हन से वादा किया वादा है, मैं ये वादा निभाऊंगी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा जोनास ऐसे बोलते हैं ना। नहीं, उन्होंने हटा लिया है जोनास उनास, वो प्रियंका बस चोपड़ा लिख रही है। वापस लगा लिया। अच्छा हाँ, तो वो गा रही होती हैं, बिपाशा बसु उसमें दुल्हन बनी होती है उनके लिए। ये सर ने माहौल सेट कर दिया। मुझे जो आता वही कहूंगा। ये पता है ये मौसा कौन सा गाना सुनाते हैं? ये जब एकदम
जोन में होते हैं तो वो वाला सुनाते हैं और बहुत बढ़िया गाते हैं। आंख से टपका आंसू और जा गिरा शराब, दिल में लगा जो कांटा वो जा निकला गुलाब। और फिर उसके बाद आंख से टपका के बाद ढक ढक ऐसे तीन थाप लेके फिर वही वाला सुना दिया, आंख से टपका। लेकिन उसके लिए तो माहौल बनेगा ना फिर पहले। माहौल नहीं याद है, मुझे नहीं याद है। महादेव की नगरी से हैं, माहौल में रहते हैं। नहीं यादें नहीं है, वो कहाँ से सुनाते हैं? अब तुम अपनी छत में गंभीरता नहीं, हमको गाना याद आ रहा है, उसमें ये नहीं दे रहे। नहीं, ये तुम जो पॉपुलर से भाग रहे हो ना, इस देश की मनीषा के साथ समस्या ये है क्या कि वो पॉपुलर को हे दृष्टि से देखता है। मैं कहाँ देख रहा हूँ? तो सुनाओ। तो मैं सुनाऊँ पॉपुलर गाना? पॉपुलर एकदम पॉपुलर गाना, तो एकदम। आपको पसंद भी है वो गाना, मुझे पता है। 2 संपादकों की आप लड़ाई। कह भी नहीं सकते हैं कि वो गाना आपको पसंद नहीं है। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया से उड़ती पाखी रे, अखियों में आजा साथी रे, रारे रारू रारे रू। रात के पथ पर आने वाले, नींद का रस बरसाने वाले, ऐसा कर दे कि मेरी आंखें भर दे, आंखों में बसता रहे सपना ये सजता रहे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। क्या बात। थैंक यू। नहीं, हो सकता है lyrics आप में- नहीं lyrics में वो- आपने कहा था पॉपुलर सुनाओ। ये पॉपुलर नहीं है, सदमा पॉपुलर नहीं है। अरे कमल हसन श्रीदेवी अरे अरे इतना हम एसपी बाला सुब्रमण्यम को लोग- इतना गाना पड़ेगा, हम माने नहीं सकते। नहीं पॉपुलर है, हम लोगों को एक छिछला पॉपुलर सुनना है। वो गाने छिछले थे। नहीं थे, यही तो कह रहा हूँ। जो आपने कहा है वो छिछला नहीं है, हमको छिछला पॉपुलर सुनना है, आंख से टपका आंसू टाइप। नहीं याद आता है, नहीं याद आता ऐसे नहीं। वो वाला अच्छा, वो वाला जो आप गाते हैं कभी कभी। कौन सा? चमक चम चमके अंगूरी बदन। और नहीं, वो एक तो वो गाना बड़ा मजेदार लगता है जो उसमें है, शूल फिल्म में है, जिसपे शिल्पा शेट्टी का डांस है। अरे आई यूपी बैलून नहीं वो हाँ। अच्छा। अरे बेबी डॉल भी ये शास्त्रीय तरीके से गाते हैं। बेबी डॉल तो अविनाश गा- गाता है दफ्तर में। अच्छा। उसका नाम ही है बेबी डॉल। अच्छा, अविनाश आर्यन जो स्पोर्ट्स टीम है। अरे वो बेबी डॉल परफॉर्म करता है। अरे वो हमारी जो नई ऑर्केस्ट्रा पार्टी में, हमारे दफ्तर में नियम है कि जब भी किसी का बर्थडे वगैरह होता है, कोई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होता है, उसके पहले रेंडमली 3 लोग पिक किए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर बात पुरुष होते हैं, और फिर उनमें से जो ज्यादा स्मार्ट बन रहा होता है उसको लीड सिंगर बना दिया जाता है, फिर उनको एक डुएट गाना पड़ता है। तो उसने बेबी डॉल गाया था। वो भी लड़की सरवत के बर्थडे पे गाया था ना बेबी डॉल। हाँ अरे वो इतना बदमाश है, मैंने अपने डेस्क पे धोनी लिख करके चिपका रखा था, उसने ऊपर लिख दिया व्हाई डू यू हेट दद्दा, दद्दा व्हाई डू यू हेट, और नीचे धोनी लिखा हुआ है। और दद्दा उसके संपादक का नाम। एक चिल्ला सुना दीजिए ना। बाबा नहीं याद है, सीरियसली मैं याद एकदम अरे ध्यान। हम गूगल करके निकाल देंगे लिरिक्स। बताओ कौन सा वाला सुनोगे? सर वही बात है। मतलब ऐसे ऐसे कि लिरिक्स की बात नहीं होती ना, मतलब वो आपको ये भी नहीं आता कि वो नोट ही ध्यान में नहीं आता है। ये जो गंभीरता आप ला रहे हो ना महाराज, अरे मेरा ला थोड़े रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि इतना ध्यान ही नहीं है। वो वाला सुनवा दो, मैं कांटा लगाई गा दूं। वो तो आप बिल्कुल, वो तो शास्त्रीयता में पका हुआ है। कांटा लगा हाय लगा उसका वो ये नहीं, एक मिनट, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो मेरी ये रिकमेंडेशन है, आशा पारिक पर फिल्म आ गया है आशा पारेख पे कि उन पे है जो आशा पारेख पे नहीं है शायद, जो अरे मुझे नहीं याद रहा उनके एक्ट्रेस का नाम, उनको यहाँ पे एक टिल है नंदा शायद उन पर फिल्म है। साधना, नहीं आशा पारिक पर ही है। तो आप लोग कांटा लगा का जो ओरिजिनल है वो जरूर सुनिए, और वो बहुत सुंदर गाना है। अरे वो उसकी लाइन बिंदिया छिपाए रे लाली चुनर ओढ़ के, आशा पारिक की तो है, समाधि का गाना है। कंटिन्यू आशा पारेख है ना? है
आशा पारेख का तो हाँ, समाधि का गाना है। गूगल कर लो। नहीं कर लिया मैंने। नहीं, 1972 में फिल्म समाधि। करिए सर और पकड़ रहे थे। आशा पारेख पर फिल्माया गया है, लता जी ने गाया है, आर.डी. बर्मन का संगीत है। हाँ। और जरा ये भी देखते हैं कि कांटा लगा लिखा किसने, इतना अमर कविता, कांटा लगा लिरिक्स। तो हमारे यहाँ पे एक डीएम होते थे जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उरई में था डीवी कॉलेज में, राजीव अग्रवाल एक हमारे यहाँ डीएम थे और बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी उनकी। अच्छा। हाँ, लगभग 5 या 6 फीट हाइट और बहुत ही एक्टिव डीएम थे। तो उनके समय में उरई में ज्यादा कोई ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती, तो टाउन हॉल का हमारे घर के ये तो हमें रामलीला देख के समझ में आया। कुछ चीजें बड़ी पर्सनल और सेंसिटिव किस्म की होती है, इसमें आप ना ही बोले तो अच्छा है। तो नहीं, लेकिन पहुंच की रामलीला कितनी सही थी। हाँ, अरे 150-150 साल से चल रही है। तो खैर, राजीव अग्रवाल हमारे यहाँ आईएएस थे, डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उन्होंने जालौन महोत्सव करवाया था, तब मैं 2nd ईयर या 3rd ईयर में था। तो तुम लोगों को ध्यान है, एक कॉमेडी एक्टर हुआ करता था, बलबीर या कुछ, बीरबल नाम था उनका। 60s की फिल्मों में आते थे बीरबल, मोटे सा फ्रेम का चश्मा लगाते थे, कॉमेडी एक्टर थे। तो वो और मुंबई से ट्रूप आया था जिसने लास्ट डे परफॉर्म किया था। तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि देखिए हमारे पुराने गाने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो लिरिक्स में कई बार आप लोगों को पता नहीं चलता है उनके बारे में। तब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि ये कांटा लगा का ओरिजिनल वहाँ बजा था और उस पर उस डांस ट्रूप ने परफॉर्म किया था। अरे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है। अच्छा, मैं वही चेक कर रहा था, मुझे मिल नहीं रहा। मुझे YouTube पे मतलब उसके डिस्क्रिप्शन में मुझे दिखा। मजरू की रेंज कितनी तगड़ी यार, देखो उन्होंने कांटा लगा लिखा और उसके बाद कयामत से कयामत बनोगी कि प्यार ने जहां पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं पे क्या खुला है कोई रास्ता, वहीं पे खुला है कोई रास्ता, वहीं पे गिरी है दीवार। कितना अद्भुत है ये। और ये लेट 80s में लिख रहे हैं मजरू, और ये कांटा लगा 1972 में है। और रेंज देखिए बहुत गजब की है। मजरू तो ऐसा गुलजार के बारे में कहा जाता है कि चड्डी पहन के फूल खिला है, बीड़ी जलैले, फिर मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है। अच्छा, और बीड़ी जलैले पे एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने एक बहुत अच्छी लिरिसिस्ट है कौसर मुनीर, है ना? कौसर मुनीर का नाम जानते हो? सुनल? उन्होंने बायोग्राफी लिखी है, स्काइप इंटरव्यू किए। कौसर मुनीर ही है जिनका वो गाना है ना, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। सुना है गाना? हाँ, गाना सुना, लेकिन और कौसर मुनीर का एक गाना तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं लूप पे सुन सकता हूँ। परिणीति चोपड़ा ने उसमें मेहंदी कलर की साड़ी पहन रखी है, माथे पर छोटी सी काली बिंदी लगा रखी है। मेरी प्यारी बिंदु का गाना है वो, माना कि हम यार लो तय है कि प्यार नहीं। मतलब कुछ गाने हैं ना जो मतलब ऐसा होता है जैसे वो नार्निया है ना, नार्निया पढ़ी तुम लोगों ने? देखिए आप दाखिल होते हो ना दूसरी दुनिया में, एक दरवाजा है, कुछ है वो अलमारी में, तो कुछ गाने हैं जो कि दरवाजा होते हैं दूसरी दुनिया का। तो ये जो गाना है, माना कि हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं, है ना, और रास्ते में जो मिलो, तो इतना अद्भुत है। ये बिल्कुल वैसा गाना है जैसा अमिताभ का गाना है ए दिल है मुश्किल का, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो वो जब वो आखिरी में लिखता है ना, तेरे रुख से अपना रास्ता मोड़ के चला, चंदन हूँ मैं अपनी खुशबू छोड़ के चला, मन की माला को रख के तेरे तकिए तले, बैरागी में सूती चोला ओढ़ के चला। कितनी अद्भुत लाइन है, मतलब आप एकदम अलग जोन में चले जाते हो। या इरशाद भाई का जो गाना है ये वाला, पल भर ठहर जाओ दिल ये समझ जाए कैसे तुझे मैं रोकूं, है तेरी तरफ आता हर गम पिघल जाए। उसकी सबसे अच्छी लाइन वो बहती रहती है नहर नदियां से, वो। या फिर गुलजार साहब के बहुत गाने हैं, पर वो और कई दफा क्या होता है कि एक गुलजार साहब के गाने पे आज किसी बातचीत में ये भी बात हुई थी, आज ही दिन में अड्डे पे बात हो रही थी, जब ये बात हुई थी कि
तेरी बातों में किमाम की हाँ हम लोग पान खा रहे थे ना विश्वनाथ के यहाँ। पान खाते समय तो उसने पूछा क्या है किमाम, तो मैं किसको बता रहा, तुम्हें बता रहा था किसको, किसी को किमाम, तो मैंने कहा हाँ ये वही है तेरे आंखों में किमाम की तेरी आना भी इसमें आते ना आना भी गर्मी की लू है। इस पे चेतन भगत के साथ खुराक दी गई थी। अरे वो कुत्ता नहीं भाई, बड़ा तारीफ उन्होंने कर दी चेतन भगत ने। तो मुझे जहां तक याद आ रहा रफली, तो गुलजार ने कहा मन से कि मेरी 2 लाइनों को इनको बहुत पसंद, चेतन ने इसी गाने की तारीफ की थी, तो शायद गुलजार ने कहा कि इन्हीं दोनों लाइनों का मतलब बता दीजिए कि तेरा आना इमाम की खुशबू है। एक किमाम पे एक और है कि उर्दू ज़बान है जैसे जैसे महंगे पान में घुलता है, किमाम में भी गुलजार का ही लिखा है। अच्छा किमाम अब मिलता भी नहीं है किमाम में, लेकिन मैं किमाम का जिक्र करता हूँ तो मुझे काशीनाथ सिंह जी के साथ, अच्छा अब देखिए इसमें कैसा दुविधा रहती है मन में कि मैं एक बहुत महान लेखक का नाम ले रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ हम बोलते हैं कि लाइव में और वैसे भी हमें सर और ये सब नहीं, बल्कि एक नाम लेके, क्योंकि बड़ा परिश्रम होता है सब चीज़ों के बाद फिर एक नाम बन जाना, है ना। जैसे आप विद्यापति बोलते हो, आप भवभूति बोलते हो, आप चरक बोलते हो, आप ब्रह्मगुप्त बोलते हो, पदवियों से मुक्त हो चुका है वो नाम। खैर, तो काशीनाथ सिंह जी के यहाँ हम लोग गए थे, तो बहुत अद्भुत शाम बीती थी, खूब बातें हुई थी। वो लेख पढ़ा भी हुआ है लल्लन टॉप पे, काशी में काशी से मिलना। तो फिर हम बात हुई, चाय वाय पी सब, फिर बाहर आए और वो जहाँ से पान खाते वहाँ खड़े होकर उन्होंने पान खाया और उसकी एक जरा सा वो मेरी टी शर्ट पे गिर भी गया, तो हमने उसको निशानी कर रखा। तब किमाम पे बातचीत हुई थी। और अच्छे किमाम के लिए केले के तने का अच्छा होना भी बड़ा जरूरी है। किमाम की खुशबू में, उस खुशबू में एक किस्म का रहस्य है, मतलब आप उस खुशबू को बूझ नहीं पाते हैं, इसलिए उसका आकर्षण कुछ अतिरिक्त है। है ना, वो आपको कई तरीके के मिक्स फीलिंग्स देता है। उसकी जो महक है, थोड़ा सा एक मतलब एक इल्यूजन सा है वो पूरी महक। उस खुशबू की याद में भी एक दुरदुरापन है। खैर, हम लोग गानों की बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा था कि प्रेजेंटेशन बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जैसे गौरव को मीठा खाना पसंद है, ये एक सत्य है। अब उस सत्य को आप इस दृश्य पे लगाइए। तू विंडो पे चला देगी। जस्ट अभी उठाया मैंने, जस्ट अभी उठाया, लेकिन ये गाजर का हलवा बढ़िया है, बढ़िया चॉकलेटी सा स्वाद आ रहा है। अरे सर वो छोड़िए, इन दोनों ने आपको जो ठगने का प्लान बना रखा है चावल खरीद के, सिद्धांत क्या सर और ये ये, आपको पता थोड़ी है, आपको पता चल गया क्या? इन्होंने थंबनेल में भी लिख रखा है। हम तो ब्लॉग देखते ही नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे वो गुलजार साहब का एक गाना है सतरंगी रे, तो वो सतरंगी रे को जैसे संतोष सिवान ने फिल्माया है, ध्यान है आप लोगों को, दिल से का गाना है ना। तो बिल्कुल वो सफेद जो ठंड की सूखी सफेदी होती है उसमें वो है। और उसमें जो वो कह रहे हैं, दिल का साया हर साया सतरंगी रे अतरंगी रे, एक नूर है तू क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू। अब ये कितनी अद्भुत चीज है, जब पास है तू एहसास है तू। तो गुलजार और तमाम कवि जो हैं वो हर दफा पहली बार में ही पूरे खुल जाए ये जरूरी नहीं। और ये किसी भी अच्छे टेक्स्ट की एक खूबी होती है कि वो मल्टी लेयर्ड है। इट्स लाइक हैविंग अ गुड स्कॉच, there's a good aftertaste as well. Anyways, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और धूम्रपान निषेध है। पट्टी नीचे लगा, पट्टी नीचे लगा। हमसे इतनी एडिटिंग नहीं होगी यार, ये सब आप लोग सोच समझ के बोलिए। नहीं तो मैं और मसला ये है कि जो गुलजार से बात हुआ सतरंगी तक पहुंची कि बात कौसर मुनीर की हो रही थी, फिर वहां तक आ गई। कौसर मुनीर ने एक हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के लिए गुलजार साहब का इंटरव्यू किया था, उसके बाद एक लेख लिखा था। तो उसमें वो जिक्र आता है, जो आपने बीड़ी जलाई ले की बात कही, उन्होंने कहा कि ये कई लोगों को लगेगा कि ये मस्ती का शौकी का गाना है, आइटम नंबर है, पर वो बोले कि किसान की तकलीफ का गाना है। अच्छा, बीड़ी जलाई ले किसान की तकलीफ का गाना है। अब उसमें लाइनें हैं, अब आप देखिए उसका मतलब क्या है कि
किसान की तकलीफ कैसी है, कैसे वो इस पूंजीवादी व्यवस्था में पिस रहा है। ऐसा काटे कि दांत का निशान छोड़ दे, ये कटाई तो कोई भी किसान छोड़ दे। ठहर जाइए, भूल जाइए आगे पीछे और सिर्फ इन 2 पंक्तियों पर सोचिए। किसान कटाई क्यों छोड़ेगा, किसान फसल क्यों छोड़ेगा? क्योंकि जो व्यवस्था है वो उसको वैसे काट रही है। जो तुलसी बाबा लिख गए हैं, उत्तम खेती, मध्यम मान, निम्न चाकरी, सबसे बढ़िया खेती है, लेकिन नहीं है सबसे बढ़िया खेती। ऐसा काटे कि दांत का निशान छोड़ दे। गंभीर मत होइए, जालिम है बिल्लो क्या मकान छोड़ दे। जालिम का छोड़ दे, जालिम का छोड़ दे मकान। हाँ या पड़ोसी के चूल्हे से। हाँ, ये भी पड़ोसी और की इम्पोर्टेंट चीज़ है। आग लीजिए। पड़ोसी के चूल्हे से आग लीजिए, चूल्हे में आग नहीं बची है। देख रहे हैं कितना ये अर्थवत्ता है। तो और यही जो चीज है ना कि बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। अब तो मैं इसको अलग जोन में सुनूंगा। हाँ ये बिल्कुल। अलग मतलब एकदम है सब जैसे गुलजार के 2 गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन लाउड म्यूजिक ने वो गाने खराब कर दिए हैं। और अनुराग कश्यप की एक फिल्म है नो स्मोकिंग, उसके लिए गुलजार ने गाने लिखे थे। अरे क्या गाने हैं उसमें, है ना, फूंक 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 दे रहे, तो उसमें है कि उसका म्यूजिक थोड़ा खराब है। म्यूजिक थोड़ा लाउड हो गया है। तो उसमें लाइन आती ना, सर चढ़ी है खुमारी, होश चुनने लगे हैं। अब ये जो होश को चुनने का मेटाफर है, दिल की ये दास्ता है कितने हम मन चले हैं, लब पे जल रही है एक आस छोड़ दे, ऐसे करके एक वो। और दूसरा जो गाना है उसका, जब भी सिगरेट जलती है मैं जलता हूँ। ऑल टाइम दिल तो बच्चा है जी जो है। फिर किसी ने जलाई ये दिया सलाई, गम के धागे धुएं में ऐसे सांस उड़ने, सांस क्या कैसे है वो गाना, गम के धागे धुएं में सांस उड़ने लगे हैं, नींद उड़ी हुई है, होठ सिलने लगे हैं। अरे क्या क्या और एक इनका देखो भी जिक्र हो रहा है, एक गाना जिसमें बहुत सुंदर मेटाफर नहीं है ना। गुलजार से आप बहुत नए बिंबों की उम्मीद करते हैं, नए मेटाफर्स की, और वो गाना भी बड़ा सरियल सा है। विशाल भारद्वाज की आवाज में है, कमीने का टाइटल सॉन्ग। हाँ आजा आजा दिल ने छोड़ा। वो सुखविंदर वो है। अच्छा ठीक। एक तो वहां बैठा करो, मुर्गा बनाओ, इंटरेस्ट की अलग लाइन, और अब आगे से आप लोग जो बोल रहे हो ऐसे हाथ ऊपर किया करो। और अगर सभापति या कोई बोल तो फिर बोला करो। अरे यार सॉरी यार, ठीक है। मैं कह रहा हूँ टाइटल सॉन्ग। आजा जल्दी। मुझे सबसे पहले वही याद आया। कमीने का जो टाइटल सॉन्ग है, जो विशाल भारद्वाज ने गाया है, मेरी आरज़ू कमीनी, एक हुजूर, ये वो भी निकले कभी, है क्या प्यारा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें म्यूजिक लगभग अदृश्य सा है, जैसे आप गर्भगृह में दाखिल हो तो सब चीजें प्रकट हैं, सिर्फ एक वो जो अगर की खुशबू है। अगर जानते हो अगरबत्ती वाला। हाँ, अगर क्या होता है, अगरबत्ती में अगर क्या होता है? गुड क्वेश्चन। मैंने सोचा नहीं लेकिन कभी। पेड़, एक पेड़ होता है। अच्छा। ताल तालाब, ताल तालाब, पेड़ का नाम अगर होता है तो उससे वो बात है, इसलिए वो जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया सो बात गया। क्या है? बात हैवी थी सर, मैस्कुलिन बात थी। सुनाया था मन चंगा जो कटौती में गंगा वाला। क्या सुनाया था? बता मैंने कब सुना है? नाम रखते नाम कौन रखते हैं? गर्भगृह में, हाँ, गर्भगृह में आप जान सब चीजें प्रकट होती है, लेकिन वो अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो अदृश्य उपस्थिति के साथ होती है। तो ये बिल्कुल इशारा कर रहे हैं पीछे से, बहुत लंबा फीचर हो गया। लेंथ की फिल्म बन गई है सब। क्या हो गया? अरे कोई दिक्कत नहीं, सारे ब्लॉक की कसर आज निकाल दी। ये पंक्ति मुझे बहुत पसंद है जो इनके, मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है। बताइए फिर इसके बारे में कुछ। जो लड़े दीन के हित, मुझसे बहुत लोग पूछते भी हैं कि ये क्या पूरी होता है। पंक्ति क्या है? पूरी पंक्ति, पुर्जा पुर्जा कटमरे, ये आखिरी लाइन है जो लड़े दीन के, पूरा याद नहीं, लेकिन ये लाइन ही बड़ी अच्छी लगती है
क्या एड्रेस? दीन मतलब दबा कुचला ओप्रेस्ड कमजोर है ना, और जो उनके लिए लड़ता है वो गुरु का सच्चा शिष्य है, ऐसा कुछ क्या? सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी कुछ है ना इसका? दीन को नहीं नहीं, ये पूरी कहावत इंग्लिश में भी है ना कुछ, आप बता रहे थे तो। ये गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड़िए खेत। सूरा सो पहचानिए मतलब शूरवीर बहादुर उसको मानिए, उसकी पहचान बहादुर की होनी चाहिए जो लड़े दीन के हेत। ये लल्लन टॉप की आप समझ लीजिए, ये आदर्श वाक्य है। ऐसे मोटे होता है ना कि ध्येय वाक्य, ये लल्लन टॉप का ध्येय वाक्य है, जो लड़े दीन के हेत। कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के, जो कमजोरों के लिए, दीन दुखियों के लिए लड़े, उनके हित में लड़े। पुरजा पुरजा कट मरे, कि चाहे पूरी तरह से खत्म हो जाए, कभू न चढ़िए खेत। खेत मतलब युद्ध का मैदान, इसीलिए वो एक मुहावरा है, खेत रहे जंग में, खेत रहे मतलब गुजर गए, मर गए, शहीद हो गए। तो ये है। तो ऑन दैट नोट आप लोग बदलते मौसम में गुड़, तिल और मूंगफली का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, और ये देह में जमा ना होता रहे। कटी प्रदेश के इर्द गिर्द खास तौर पर आपकी जंघाएं सुमेरु पर्वत सी ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जठराग्नि को जागने की वजहें मिलती रहें। अग्नियां 3 तरह की होती हैं आयुष्य। एक जठराग्नि जो हमारे पेट में होती है, जठर रस से जो उत्पन्न होती है। दूसरी होती है दावाग्नि, जो जंगल में 2 तनों के परस्पर रगड़ने से पैदा होती है, दावाग्नि बोलते हैं उसको। इसीलिए वाइल्ड फायर, दावानल, वाइल्ड फायर को दावानल बोलते हैं संस्कृत में। तो एक जठराग्नि है जो पेट में होती है, एक दावाग्नि है जो लकड़ी के घर्षण से पैदा होती है, तीसरी अग्नि है जो पानी की लहरों के आपस में टकराने से पैदा होती है। उसको आप देखिए, ये कितना ऑक्सीमोरॉन वाली चीज है ना। पानी की लहरें जब प्रचंड वेग से टकराती हैं तो अग्नि पैदा होती है, उसको कहते हैं वाडवाग्नि। जठराग्नि, दावाग्नि और वाडवाग्नि, 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं। और स्कंदगुप्त में है वो प्रसाद की पंक्ति, किसमें है? कौन सी? अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ बढ़े चलो, अराती सैन्य सिंधु में, सुवाड वाग्नि से जलो। हाँ, ये सरस्वती विद्या मंदिर के डायरी में लिखा होता था। अरे कौन से नाटक में है उनके? मुझे नहीं ध्यान आता, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ? वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम, नहीं ये नहीं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर, नहीं ये नहीं। अरे यार ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था सब। वीर तुम बड़े चलो, नहीं वीर तुम बड़े चलो अलग है। द्वारिका मतलब माहेश्वरी की है वो तो। हाँ नहीं वो तो दोनों का फ्लो एक है। हाँ। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। ये किस नाटक का है? ये प्रसाद के नाटक का है। हाँ, कौन से नाटक का है भाई? हिमाद्री तुंग शंग से है, किस नाटक का है? आप नाटक देखिए, मैं तब तक ये कविता पढ़ता हूँ। इतना मजा आ रहा है आज बैठ के बताने। नाटक देखिए कौन सा महाराज? मैं वही देख रहा हूँ प्रसाद का, उसमें ये प्रसंग आता है। ये हमारे एमए के कोर्स में भी था, सुनिए। हिमाद्री तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में, सुबाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। चंद्रगुप्त में है ना। वो युद्ध के पहले का प्रसंग है, जब वो एक आखिरी
संभाषण देता है ना, ये तब का है। क्या लिख देते हैं यार। है किसे और प्रसाद की तो वो जो कहानी है ना, गुंडा, नहीं मैं तो बता, मुझे वो कहानी मुझे सबसे ज्यादा, उस कहानी में प्रसाद अपनी परिचित जमीन से दूर जाते हैं। जब आप आकाश दिशा जब आप बाकी कहानियां पढ़ते हो या उनके उपन्यास पढ़ते हो या उनके महाकाव्य पढ़ते हो, तो उनका एक संस्कार है भाषा का। और वो बनारस को समझने के लिए, बनारस के संस्कार को समझने के लिए भी गुंडा एक कहानी है जयशंकर प्रसाद की, आपको ललित टॉपिक मिल जाएगी। और वो जो मतलब पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति, एक बड़ा कथाकार क्या करता है, वो कहानी के चक्र को पूरा करता है। एक जगह शुरू करता है घुमा के, और वो गुंडा था और ऐसे करके पूरी कहानी है। और फिर आखिरी में जब वो कट के गिर रहा है खून का फवारा, और फिर वो गुंडा था काशी का गुंडा। अद्भुत है। तो आज हमने अग्नि के प्रसाद सीखे, ये बेहतरीन कविता सुनी, बेहतरीन और कविता। एक नाटक के बारे में पता चला। चंद्र, अरे मैं एक नाटक लेके आया हूँ खरीद के, मैंने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं था। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो पढ़िए। मोहन राकेश का क्लासिक है, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक। मतलब मैंने वो पढ़ा और आखिरी में मस्त में रोया भी था। बहुत भावुक है, मतलब आखिरी में तो दिल टूट जाता तो है। आषाढ़ का एक दिन पढ़ चुके हो? हाँ, मानसून तो मुझे एक साइंस कारी करना था। नायिका तो का नाम बताओ उसकी। गणिका वो हो गई थी, वो याद नहीं। नायिका का नाम पूछा तुमको, गणिका? ए भैया ये क्या क्या कौन से जोन में हो? गणिका जानते हैं किसको बोलते हैं? गणिका वो बन जाती है ना आखिरी में, ऐसा कुछ आता है ऐसे। गणिका किसको बोलते हैं? बताइए। With all due humble स्वर्ण मुद्राएं लेके शाम ढलने के बाद कहाँ जाते हो? भाई जी का गाना सुनने? किसको बोलते हैं? गणिका किसको बोलते हैं? शायद मतलब if I may take a guess, वैश्यवृत्ति का जो काम करते हैं जी, मतलब बहुत लूज ट्रांसलेशन उसका वो है। मनोरंजन विलास से जुड़ा काम। तो उन्होंने जो पूछा उसका जवाब तो दो यार। हीरो तो अपना ये था जो कालिदास हीरो नहीं है आषाढ़ का एक दिन का। हाँ, हीरो तो कौन है? विलोम है हीरो। हीरो तो विलोम है आषाढ़ क्या के नाम दिन। था उस लड़की का? प्रियंका मंजरी। नहीं, ये तो नहीं, ये था क्या? तुम बता। नहीं, मुझे नहीं है। तुमने तो पढ़ी है, इमोशंस को याद है यार, पात्र का नाम नहीं याद है इसमें। अरे बख्शदी से याद आया, एक कहानी है, जरूर पढ़ना। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। मतलब वो मुझे इतना याद है, वो बावरी सी लड़की रहती है, उसकी माँ कहती है कि उसके चक्कर में मत पड़ उस लड़के के, लेकिन वो उसके उसमें रहती है और वो लड़का ऐसी बावरा सा रहता है। मुगलों सल्तनत बख्श दी? नहीं, ये यार आषाढ़ का एक दिन। अब मुझे उसका बस नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी अगर तुम सुन रही हो तो। प्रियंका मंजरी नाम होता है कि मधुलिका नाम होता है? मधुलिका। मैं तो इसको कंफ्यूज कर रहा था। हाँ, इतना कठिन नाम नहीं था, मुझे पता है। मधुलिका। आषाढ़ का एक दिन पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD ने एक प्ले किया था, उसमें एक गाना आता है, देवेंद्र वो गाना गाता है हम लोग साथ ही, आषाढ़ का एक दिन ऐसे करके, बहुत प्यारा गाना है। मणिकौल की फिल्म भी है। अच्छा। हाँ, मणिकौल ने इसी चीज से फिल्म बनाई थी। मेरी ये सब बोल रहा था, एकदम से एक ऐसे बिंब फ्लैश किया मेरी जिंदगी के अफसोस जो है ना, वो महाकाव्यात्मक होने चाहिए, छोटे अफसोस नहीं होने चाहिए। अफसोस इतने विराट होने चाहिए कि उनके ना होने में भी एक आभा हो। तो मेरी जिंदगी का एक अफसोस है कि मैं उस वक्त नहीं था जब दिल्ली के पुराने किले में अंधा युग का मंचन हुआ था। अरे वो मतलब उसकी तस्वीरें देख के दिमाग झंकृत हो जाता है। साहब का शायद आखिरी नाटक इब्राहिम का आखिरी नहीं था, पर जैसे आषाढ़ का एक दिन एक क्लासिक है, अंधा युग एक क्लासिक है, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ। महाभारत का युद्ध बीत गया है, अंतिम दिनों की कहानी है, और उसका मंचन हुआ है पुराने किले के भग्नावशेषों में। और क्या अद्भुत वो उस दौर के
एक्टर्स हैं। अरे वो जो दामुल का मनोहर सिंह और मनोहर सब। सिंह जी, अरे वो सुना बाप रे। लीड रोल में। बाप लोग हैं ये लोग थिएटर के। और वो आप सोचो स्टेज पे नहीं हो रहा है, रियूज में हो रहा है। वो किला पृष्ठभूमि, जैसे जैसे वो तुम लोग वो गाना देखते हो ना हैदर का बिस्मिल बिस्मिल, तो वो मार्तंड मंदिर की पृष्ठभूमि में गाना है हाँ गया हूँ मैं वहाँ पे, है ना? कहाँ पे मंदिर? ये अनंतनाग। अनंतनाग। मैंने अपनी लाइफ का पहला प्ले, आपको याद नहीं होगा कौन सा देखा था पता है? जब मुझे आप कैसे भोपाल याद आए थे, आप भोपाल आए थे क्योंकि तब जिप लिफ्ट में। अच्छा, सौरभ दादा का तुम थी वहां पे? वेरी नाइस। सौरभ शुक्ला का प्ले है बर्फ। सौरभ और दादा। वो मेरी फेवरेट फोटो है। मैंने अभी वेरीफाई कर लिया है, क्योंकि मैं 2 बार पढ़ने के बाद ही मैं बोल चुका था। प्रियंक मंजरी मधुलिका और मल्लिका मल्लिका मधुलिका। मुझे अकेले नहीं पता, अच्छा लगता है। यहाँ मैं इसमें सीखने की चीज दूसरी है। सीखने की चीज ये है कि आपको निरंतर अपने आप को करेक्ट करने के मोड में रहना चाहिए। अरे 2 बार गलत हो हाँ, तो चुका हम हूँ मैं। बर्फ पे थे। मैं ये बता रही थी कि बर्फ देखने के बाद मैं इतना सिहर उठी थी कि कैसे एक आदमी ऐसे स्विच और कर बहुत करके- अद्भुत है वो प्ले। वो कश्मीर की पृष्ठभूमि पे, इसलिए इनको ध्यान आ गया है। हाँ, हैदर का आपने नाम लिया तो। और वो जब प्ले खत्म हो गया था, एक छोटे बच्चे को लेकर, उसकी माँ के प्रेम को लेकर, प्ले खत्म होने के बाद मैं इमेजिन जो कर रही थी और जो रियलिटी थी, मैं दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी कि एक सेकेंड क्या सच है और क्या मैं इमेजिन कर रही हूँ। वो गुड़िया थी बेसिकली, बच्चा भी था, और वो बार बार मुझे ऐसा लगा कि असली बच्चा है, क्यों ये लोग इसको ऐसे रख दिया, जबकि प्ले खत्म हो चुका था। वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया था उस प्ले ने। और उसके बाद मुझे याद है कि आपने उनके साथ एक सेशन होस्ट किया था, और मुझे वो सवाल भी याद है। तब मैं देख के सोच रही थी, तब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा सवाल मेरे दिमाग में कब आएगा, जो सवाल आपने उनसे किया था, कि इतना नेचुरली मैं कब सोच पाऊंगी, या मैं अगर इस कुर्सी पर बैठी होती तो मैं कौन से सवाल पूछती आपके इंटरव्यू देखते हुए, मैं ये सारे। तो जब भी फिर मैं प्ले देखने जाती थी, तो वो प्ले देखने के बाद मैं यही करती थी कि अगर मैं इस प्ले के लिखने वाले से बात करूं तो मैं कौन से वो सवाल पूछूंगी वहां बैठकर। भैया भैया सौरभ भैया। चलिए, अच्छी बातचीत रही, मजा आया है ना? आप जो नाटक देखने के बाद के भाव बता रही थी ना, अगर आप उसको और डिकोड करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है, अगर करना चाहें तो आपको रस सिद्धांत पढ़ना चाहिए। और रस सिद्धांत पर हिंदी के एक लेखक ने बड़ी कमाल की किताब लिखी है। क्या कक्षा 10 के बच्चे उधर कर रहा है क्या? किसी चीज में इसके लड़के का नाम है तो उसकी तरफ देख के समझने लगते हैं ना। रस सिद्धांत हमको देख के सब हंसने समझ में लगा। आया होगा। मुस्कुरा। अच्छा, आप छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए सर आप। तुम किनारे बैठा करो। अरे यार ये तो यार ऐसे नहीं, मैं रस सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं किनारे बैठा करो। तुम 2-4 लोग तुम करो, ऐसे कुछ हो तो हाथ ऊपर किया करो, फिर हमें लगेगा अच्छा अब यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, बाकी तो अच्छा बोल लो। ठीक है। तो रस सिद्धांत पे प्रचंड प्रवीर एक लेखक हैं, उनका पहला ही उपन्यास है, वो भी एक चर्चित रहा था, अल्पाहारी गृहत्यागी। ये बेसिकली एक संस्कृत का मशहूर वकोध्यानम। अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। उसमें श्वान निद्रा क्या होता है? कुत्ते की जैसी नींद है? हाँ। श्वान मतलब कुत्ता होता है। तो हिंदी मीडियम पढ़ो, पर कितना स्वान मतलब ब्लैक स्वान नहीं देखी? नहीं, अब मैं उस वाले ट्रैप में नहीं आने वाला हूँ कि मैंने सही जवाब दे दिया फिर भी आप मुझे स्कैर करके बोले तुमने गलत। तो प्रचंड प्रवीर ने भारतीय रस सिद्धांत को पढ़ के उस पर विस्तार से किताबें लिखी है। इन दिनों वो उपनिषदों के आधार पर कहानियां गढ़ रहे हैं। बहुत गंभीर कहानी, अच्छा कहानी प्रचंड प्रवीर का। थोड़ा उनकी भाषा का संस्कार जटिल है, पर ठीक है। हमेशा ये साहित्य के मामले में मुझे लगता है हमेशा सरलता का आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लिटरेचर पढ़ने के क्रम में भी भाषा सीख। मेरे ख्याल से कोई भी आग्रह नहीं करना चाहिए भाषा को लेकर। आप आप अपनी सहजता। नहीं, जर्नलिज्म में करना चाहिए। हाँ, मतलब मैं साहित्य की बात कर रहा हूँ। क्या? चित्रलेखा। माहौल सच कर रहा है। क्या? ये सीनियर बना हुआ है बोलने से पहले।
इसको भी इंटर्न्स वाले उसमें शामिल किया जाए। तो अपने में मत मिलाइए हमको। तो पढ़ा लिखा जाए। अभी मैं लखनऊ में था, मैंने खूब किताबें खरीदी बहुत दिनों बाद। अब किताबें नहीं खरीदी क्योंकि एक तो भेजते रहते हैं सारे पब्लिशर्स, तो मैंने बहुत तसल्ली से किताबें खरीदी। मेरी पढ़ाई रुक गई तो आषाढ़ का एक दिन मैंने बहुत दिनों बाद दोबारा से कुछ किताबें लेकर आए तो कुछ गिरा जाइए इधर। ले लो, मैं गाड़ी में भिजवा ढेर लगा हुआ है। भिजवा पक्का। मतलब मैंने कम 70-80 किताबें खरीदी। ठीक, मैं कुछ ले लूंगा, मैं दे दूंगा, लौटा अभी दूंगा। एक बार में मैं कुछ लौटा दूंगा आपको जो भी। कितना आ रहा कुछ लोग यार ये। लोग शब्द की नियतता के परे होते हैं। कैसे करूं मैं बैठे हुए कैसे सवाल कर रहे हैं? कहाँ बैठा है, किससे बात कर रहा है? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात यार कर एक रहा बार हूँ? ना जब ये पूरा चुनाव बीत जाए, हम सब लोगों को बैठ के वेलकम रिवाइज करनी चाहिए, हाँ। नोट्स लेते हुए, है ना? अच्छा, मुझे लगा था कहेगा जौ का पानी पीते हुए। पसंद है तुमको? किसका? जौ का पानी पहली बार सुन रहा हूँ। ले ओ, इसको नहीं पता है राम। इसीलिए बोलते हैं हाथ किनारे बैठा करो। क्या एक बात समझ में ना आए या कुछ बोलना तो ऐसे हाथ ऊपर किया करो। ओ अब आया, सॉरी, थोड़ा स्लो सा आपने मेरा। ठीक है, अभी बहुत लोगों को नहीं आया होगा समझ में यार, सब लोग इतना कि तुमको भी आ गया था क्या? अच्छा। उसको ऐसे उसको गजब ट्रीट कर रहे। लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हो गया तो तुमको भी आ गया। अरे ऐसे लेफ्ट आउट फील होता है। On that note, we'll close this blog. आपको ये बातचीत कितनी बेहुदा लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर निरर्थकता में भी एक अर्थ होता है। शुभ रात्रि।